अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह बखैर पाकिस्तान और मैं हूं सामिया राशिद। आप सबको बहुत बहुत सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग और कैसा गुजर रहा है आपका दिन? जहां कहीं हो, खैरियत से हो और हमारा शो वॉच कर रही हो, आपकी खैरियत और ये जो खैरियत होती है ना, ये दरियाफ्त करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं हमेशा दुआ करती हूँ हर इंसान के लिए, दुनिया के किसी भी कॉर्नर पर है, हमें वॉच कर रहा है, नहीं वॉच कर रहा, लेकिन बात यह कि सब खैरियत के साथ हों। खैर व आफियत की जो दुआ है, ये मुझे लगता है सबसे प्यारी दुआ है और हम सबको इसकी ज़रूरत होती है। जी, इसी दुआ के साथ, इस खूबसूरत सी दुआ के साथ अपने शो को मूव ऑन करते हैं। आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर करूँगी मैं। जी, ईरानी वज़ीर ख़ारजा, जो ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का बयान है जी, साल्सों के ज़रिए अमरीकी तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया था। ईरान ने इंकशाफ किया है कि साल्सों की मौजूदगी में अमेरिका के साथ होने वाले मुज़ाकरात में पेश की गई अमरीकी तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया गया था, जिसके बाद अमरीकी वफ़द बातचीत अधूरी छोड़कर वापस चला गया। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने अपने बयान में कहा कि मुज़ाकरात का आगाज़ इस्लामाबाद में हुआ था, जहां अमरीकी वफ़द ने एक मंसूबा पेश किया था जिसमें ईरान के लिए नाकाबिले कबूल शराइत शामिल थी। उन्होंने कहा कि तेहरान ने इन मुतालबात को फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया था, क्योंकि वो ईरान के बुनियादी मौक़िफ़ से मुतसादम थे। गरीब आबादी के मुताबिक अमरीकी वफ़द ने पहले ही वाज़े कर दिया था कि अगर उनकी तजावीज़ कबूल ना की गई तो मुज़ाकरात को नाकाम तस्वुर किया जाएगा। उनका कहना था कि आखिरकार यही हुआ, अमरीकी नुमाइंदे मुज़ाकरात ख़त्म करके रवाना हो गए, जबकि ईरानी वफ़द ने ना उन्हें रोकने की कोशिश की और ना ही बातचीत जारी रखने की कोई दरख्वास्त की। नायब वज़ीर ख़ारजा ने आबनाए हरमुज़ की सूरत हाल पर भी रोशनी डालते हुए बताया कि बाद ओमान में भी राब्ते हुए, जहाँ ओमानी हुक्काम ने जो है वो तजावीज़ दी कि जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए खोला गया जनूबी रास्ता आर्जी तौर पर खुला रखा जाए, ताहम ईरान ने यह तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। तो ये तो थी जी ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा जो है उनका बयान। उन्होंने ये बताया कि जी जितनी भी तजावीज़ हुई थी, जो पेश की गई थी अमेरिका की तरफ से इस्लामाबाद में और ओमान में, वो रिजेक्ट कर दी गई थी क्योंकि वो नाकाबिले कबूल थी। इसके साथ ही जो आपको खबर देंगे अमरीकी हुक्काम के बयानात के बारे में, जिन्होंने बयान दिया है कि जी उनका कहना है कि फ़ौजी हमलों की बजाय पाबंदियाँ जो हैं वो ईरान को झुका सकती हैं। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि ईरान पर आयद इक़्तिसादी पाबंदियाँ और माली दबाव मुमकिना तौर पर फ़ौजी हमलों से ज़्यादा मौसर साबित हो सकते हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन का ख्याल है कि माशी दबाव तेहरान को मुज़ाकरात पर आमादा करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। रिपोर्ट में अमरीकी इंतजामिया के सीनियर हुक्काम के हवाले से बताया गया है कि इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक ईरान को पेट्रोल की कीमत, बैंकों से बड़े पैमाने पर रकूम निकलवाने के खदशात और अपने जंगजुओं को अदायगियाँ करने में मुश्किलात का सामना हो सकता है, जबकि अमरीकी पाबंदियों और बहरी नाकाबंदी ने मुल्क पर माली दबाव मजीद बढ़ा दिया है। एक अमरीकी ओहदेदार ने दावा किया कि ईरान को महकमा जंग से ज़्यादा अमरीकी महकमा ख़जाना से खौफ है, ताहम उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि इक़्तिसादी दबाव के ज़रिए ईरान को किसी माहदे पर आमादा करने में मुकम्मल फ़ौजी कार्रवाई के मुकाबले में ज़्यादा वक्त लग सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के लिए बैरून मुल्क मुंजमद असासों तक रसाई और इक़्तिसादी पाबंदियों में नरमी अब भी मुज़ाकरात का बुनियादी नुक्ता है। यही मामलात अमरीका और ईरान के दरमियान जारी बातचीत में अहम हैसियत रखते हैं, जिसका मकसद हालिया जंगी वक्फे को मुस्तकिल जंग बंदी में तब्दील करना है। तो जी ये तो थी अमरीकी ओहदेदार ने जो दावा किया है, और इसके साथ साथ हमने आपको पहले बताया कि ईरान की तरफ से क्या बयान आया है। जो ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा हैं उनके बयानात, और साथ ही हमने आपके साथ शेयर किए जी अमरीकी हुक्काम के बयानात, और अमरीकी ओहदेदार ने जो दावा किया है कि ईरान को महकमा जंग से ज़्यादा अमरीकी महकमा ख़जाना से खौफ है। ताहम उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि इक़्तिसादी दबाव के ज़रिए ईरान को किसी न किसी तरह आमादा भी किया जा सकता है कि वो मुज़ाकरात की तरफ आए। यहाँ पर सोचने की बात तो ये है कि अमेरिका अपनी तरफ से इसको मुज़ाकरात कह रहा है, जबकि अगर हम ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा के बयानात देखें तो वो बहुत क्लियरली बताते हैं कि उसमें वो इस तरह के पॉइंट्स रखते हैं, उनके जो नुकात होते हैं उस मुज़ाकरात के, वो इस तरह से होते हैं कि वो सारे के सारे अमेरिका के हक़ में जा रहे होते हैं। तो ये कहाँ से मुज़ाकरात हुए, कहाँ से हम कह सकते हैं कि सुलहनामा हुआ या किसी तरह से एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट में दोनों फ़रीक़ैन की मर्ज़ी शामिल होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जी अब हम आपको बताते हैं इराक़ी वज़ीर आज़म का तहकीकात का हुक्म आ गया है। इराक़ से
सऊदी अरब पर जो ड्रोन हमले हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ये जो खबर है ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, तो इराकी वज़ीर आज़म का जो है वो इन तहकीकात का जो है उन्होंने कहा कि जी इसका जायज़ा लिया जाए। इराक के वज़ीर आज़म अली अल-ज़ैदी ने सिक्योरिटी हुक्काम को इराकी सरजमीन से सऊदी अरब पर होने वाले ड्रोन हमलों से मुतल्लिक तहकीकात का हुक्म दे दिया है। पीर के रोज़ तर्जुमान वज़ीर आज़म सबाहुल नोमान की जानिब से जारी बयान के मुताबिक इराक की जो मसला अफ़वाज है उसके कमांडर इन चीफ अली अल-ज़ैदी ने मुतल्लिका सिक्योरिटी एजेंसी को सऊदी अरब की जानिब से फराहम करदा मालूमात के बाद तहकीकात का हुक्म दे दिया। बयान में कहा गया कि इराकी हुकूमत अपने अच्छे पड़ोसी होने के आईनी और गैर मुतज़लज़ल अज़्म और किसी भी बरादर या दोस्त मुल्क के खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल ना होने देने का आदा करती है। बयान में कहा गया कि हुकूमत फराहम किए गए शवाहिद और मालूमात का जायज़ा ले रही है और हकीकत में जिसका भी मुलव्वस होना भी साबित हुआ उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इराकी हुकूमत ने सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को मजबूत और बरादराना करार दिया जो बाहमी एहतराम पर मबनी है। बयान में मजीद कहा गया है कि इराकी हुकूमत सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की किसी कोशिश की इजाज़त नहीं देगी। तो जी ये जो इराक के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा था वो उसकी तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। इसके साथ ही बताएंगे जी पाकिस्तान की सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत, मुकम्मल यकजहती का इजहार। पाकिस्तान ने सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों की शदीद अल्फाज में जो है वो मज़म्मत करते हुए मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि ये हमले खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन ख़तरा हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के जो है ऊपर किए गए ड्रोन हमलों की भरपूर मज़म्मत करता है। इस नौयत की इश्ताल अंगेज़ कार्रवाइयाँ पूरे खित्ते के अमन, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा सकती हैं। दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान बरादर मुमलिकत सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है और उसकी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, अमन और खुशहाली के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हमायत का आदा करता है। दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में देर पा अमन, सलामती और इस्तेहकाम के क़याम के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात करता रहा है और आइंदा भी अपनी कोशिशें जो हैं वो जारी रखेगा। तो जी पाकिस्तान ने एक बार फिर से सऊदी अरब के साथ जो है वो मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है और दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में देर पा अमन, सलामती और इस्तेहकाम के क़याम के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात भी करता रहेगा, कोशिशें भी जारी रखेगा अमन के लिए। तो पाकिस्तान अपनी कोशिशें जो है वो जारी रखे हुए है, नो डाउट। इसके साथ आपको बताते चले हमारे आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से जी राजा परवेज़ अशरफ ने फ़ौज की निगरानी में दोबारा पोलिंग का जो है वो मुतालबा कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ ने आज़ाद कश्मीर के हल्का LA-12 चढ़ोई में मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर जो है तशवीश का इजहार किया है और इलेक्शन कमीशन से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। राजा परवेज़ अशरफ ने अपने बयान में इल्ज़ाम आयद किया कि मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशंस पर पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स जो हैं उनको ज़बरदस्ती बाहर निकाला गया, जबकि मसला अफराद के ज़रिए इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने और मुबैना जाली वोटिंग की शिकायत भी सामने आई हैं जो इंतहाई संगीन नौयत की हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन LA-12 के मुतनाज़ा पोलिंग स्टेशंस के नताइज फौरी तौर पर रोके और शफाफ तहकीकात कराई जाएँ। उनका कहना था कि जी तहकीकात के बाद मुतासरा पोलिंग स्टेशंस पर फ़ौज की निगरानी में दोबारा पोलिंग कराई जाए ताकि इंतखाबी अमल पर आवाम का एतमाद बहाल हो। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात हर उम्मीदवार और वोटर का जो है वो बुनियादी जमहूरी हक हैं, लिहाजा अवामी मैंडेट पर डाका डालने की किसी भी कोशिश को कबूल नहीं किया जाएगा। तो ये तो हमने आपको आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से आपके साथ जो है ख़बर शेयर की, जो कि राजा परवेज़ अशरफ का बयान आया कि जी वहाँ पर हुई है करप्शन और उनके ख्याल में इल्लीगल चीज़ें हुई हैं, जैसे उनको निकाला गया, पीपल्स पार्टी के जो अरकान थे उनको वहाँ से निकाला गया उस दौरान में, और वो चाह रहे हैं कि जी फ़ौज की निगरानी में दोबारा पोलिंग हो, दोबारा से ही करवाया जाए, इलेक्शंस करवाए जाएँ। अब देखते हैं जी कि इसके ऊपर क्या डिसीजन लिया जाता है। ये तो हमने वो अहम
जो न्यूज़ थी, इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हमने आपके साथ शेयर की, आपको बताते चलें कि उमैर आज हमारे साथ रिपोर्ट शेयर करने वाले हैं गुज़िश्ता माली साल 2025 से 26 के दौरान तरक्याती फ़ंड्स के इस्तेमाल की तफसीलात। वफाकी हुकूमत ने तरक्याती मनसूबों पर जो है वो 916 अरब रुपए खर्च किए, जो सालाना मुकर्रर करदा 1000 अरब रुपए के हदफ से जो है 84 अरब रुपए कम है। इसके साथ जी वो बताते चलें आपको कि 33 वफाकी वजारतों और डिवीजन्स ने 611 अरब रुपए की तरक्याती फंड्स इस्तेमाल किए हैं। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीम्स पर 59 अरब 43 करोड़ रुपए खर्च हुए। सूबों और खसूसी इलाकों में तरक्याती मनसूबों पर 192 अरब और 55 करोड़ रुपए खर्च हुए। सूबों और खसूसी इलाकों में तरक्याती मनसूबों पर 192 अरब और 55 करोड़ रुपए जो हैं वो खर्च किए गए। पानी से मुतल्लिक मनसूबों पर 137 अरब और 49 करोड़ रुपए के अखराजात हुए। पावर डिवीजन समेत कॉरपोरेशंस ने 304 अरब जो हैं वो 91 करोड़ रुपए जो हैं वो खर्च किए। अच्छा, एनएचए का आपको बताते चलें कि एनएचए के 182 अरब, जबकि एनटीडीसी और पेप्को के 122 अरब 55 करोड़ रुपए शामिल हैं। आला तालीम के तरक्याती मनसूबों पर 34 अरब 79 करोड़, वफाकी तालीम पर जो है वो 27 अरब, जबकि कौमी सेहत के मनसूबों पर 13 अरब रुपए खर्च किए गए। ये खर्च कैसे किए गए, अब ये तो आपको ये तालीमी महकमे या तालीमी इदारे के सरबराह ही बता सकते हैं। वजारत दाखिला के तरक्याती मनसूबों पर 15 अरब 23 करोड़, IT मनसूबों पर जो है जी 9 अरब 36 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए। जी उमैर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी मैम, आपको आ रही है आवाज़? जी जी बिल्कुल, हमें आवाज़ आ रही है। तो जी ये रिपोर्ट आप हमारे साथ शेयर करने वाले हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी मैम, देखें, हमें दस्तावेज मौसूल हुई हैं प्लानिंग कमीशन मिनिस्ट्री की तरफ से 1000 अरब रुपए रखा गया था गुज़िश्ता माली साल, जो कि तरक्याती मनसूबों के लिए फ़ंड्स मुख्तस किए गए थे मुख्तलिफ वजारतों और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के हवाले से। उसमें सूबों के जो तरक्याती फ़ंड हैं वो भी, और वफाक के भी जितने तालीमी, सेहत, जितनी भी वजारतें हैं उसमें अब 84 अरब रुपए की बचत की गई है, जो 1000 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे तरक्याती मंसूबों पर, उसमें से 916 अरब रुपए खर्च किए गए हैं। दस्तावेज प्लानिंग कमीशन जो मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से जारी की गई हैं, और जो 33 ऐसी वजारतें और डिवीजन्स हैं जिसमें जो अमाउंट खर्च की गई है, ये टोटल ओवरऑल, जिसमें से जो पार्लियामेंट की स्कीमें हैं उसमें 617 अरब रुपए खर्च किए गए हैं। जो मुख्तलिफ वजारतें हैं, सेहत के शोबे, तालीम, उसमें आपको करेक्ट फिगर मैं बता देता हूँ जो कि खर्च किए गए हैं। सूबों और खुसूसी इलाकों में तरक्याती मंसूबों पर तकरीबन 192 अरब रुपए खर्च किए गए हैं। दो बड़े सवालात हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम पर जो कि ना होने के बराबर मुख्तस किए गए हैं, लेकिन एक वजारत ऐसी है जिसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया गुज़िश्ता माली साल। वो वजारत मजहबी अमूर की वजारत है, रिलीजियस अफेयर्स जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे हम यूजुअली चांद देखने के लिए जाते हैं। रमज़ान का ये जो इस्लामिक मंथ स्टार्ट होता है, तो उनकी तरफ से जो वजारत है वहाँ पर 1 रुपया भी गुज़िश्ता माली साल जो कि 2025-26 का गुजरा, वहाँ पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। इसके अलावा जहाँ पर मुख्तलिफ जो तरक्याती फंड्स मुख्तस किए गए थे, वहाँ पर जो फंड्स इस्तेमाल किए गए हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। जो दस्तावेज मौसूल हुई उसके मुताबिक वजारत दाखिला में 15 अरब 23 करोड़ रुपए के फंड्स इस्तेमाल किए गए हैं। IT मंसूबों के लिए 9 अरब 36 करोड़ रुपए खर्च किए गए। दिफा डिवीजन पर 8 अरब रुपए, प्लानिंग डिवीजन के लिए 19 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए, जो कि 1000 अरब रुपए में से ही उन्होंने खर्च किए। गुज़िश्ता जो माली साल गुजरा 2025-26 का एक प्लस पॉइंट हमारे पास ये है कि वो 1000 अरब रुपए जो मुख्तस किए गए थे, उस 1000 अरब रुपए से एक्स्ट्रा वफाक हुकूमत की तरफ से खर्च नहीं किए गए, जो कि 84 अरब रुपए अभी भी कह सकते हैं कि वो पेंडिंग पर। अच्छा, तो क्या समझते हैं ये जो खर्च किए गए हैं मुख्तलिफ इदारों की आपने बात की, और वजारत मजहबी अमूर के लिए कोई तरक्याती फ़ंड इस्तेमाल ही नहीं किया गया, और जिनके लिए किया गया, आपको क्या लगता है कि ये क्या सही तरह से इस्तेमाल हुए हैं फंड्स? मैम, बड़ा सवाल यही है, जो फंड्स मुख्तस किए जाते हैं क्या वो ओवरऑल उसी जगह पर लगते हैं? जैसे तालीम के लिए 27
रखे गए, तालीम के लिए 27 अरब रुपए रखे गए और जो खर्च हुए हैं, और हेल्थ के लिए भी इसी तरह 13 अरब रुपए NHA के लिए, मेडिकल के लिए अलग से रखे गए। 13 अरब रुपए अगर हम सिर्फ सेहत की हेल्थ की सेक्टर की बात करें, क्योंकि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए दो सेक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक हो गया एजुकेशन, दूसरा हो गया हेल्थ। अगर हम सिर्फ हेल्थ की बात लें, 27 अरब रुपए कौमी सेहत के मंसूबों पर जो है, नहीं 13 अरब रुपए खर्च किए गए हैं सेहत के मंसूबों पर। 13 अरब रुपए खर्च किए गए, लेकिन हमारे यहाँ फिर भी केसेस ऐसे निकले जिसमें यूज सिरिंजेस इस्तेमाल हुई और क्या क्या हमने डिस्ट्रक्शन देखी है, क्या हमने तबाही देखी है अपने मुल्क में। मासूम बच्चों के साथ क्या हुआ, कितना बड़ा जुल्म हुआ। क्या कहेंगे तालीमी सेहत पर? ये कहाँ लगते हैं ये सेहत के इदारों पर कहाँ लगते हैं, तालीम पर कहाँ लगते हैं ये पैसे? मेरा क्वेश्चन ये है। मैम, हमारी कंट्री को इस अगस्त में ऑलमोस्ट 80 इयर्स हो जाएंगे हमें आज़ाद हुए, और हम तालीम के शोबे में बांग्लादेश से पीछे हैं, इंडिया से पीछे हैं, नेपाल से पीछे हैं, श्रीलंका से पीछे हैं। ये वो कंट्रीज हैं इंडिया को हटा के जो हमसे बाद में जिनको फ्रीडम मिली, तो वो एजुकेशन सेक्टर में कहाँ चले गए, वो हेल्थ सेक्टर में कहाँ चले गए। हमारी एजुकेशन और हेल्थ में सिर्फ 40 अरब रुपए रखे गए, 27 अरब रुपए तालीम पर और 13 अरब रुपए सेहत पर। अभी 2 से 3 दिन पहले मरी के एक हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में 3 डेड बॉडीज मिली जहां पर वेंटिलेटर दस्तयाब नहीं थे। वो एरिया पंजाब के अंदर आता है। अगर हम वफाक की तरफ आ जाएं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर, पॉली क्लिनिक हो गया, होली फैमिली हो गया, पिम्स हो गया। यहाँ पर हॉस्पिटल्स का जब हम विजिट करते हैं तो देखने का दिल नहीं करता। ऐसे हालात हैं, वेंटिलेटर्स नहीं हैं, जो इमरजेंसी है वहां पे ऐसा स्पेसिफिक एरिया नहीं है। अगर पेशेंट्स ज्यादा हो जाएं, क्योंकि सेहत बीमारी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, हमें पता नहीं है नेक्स्ट सेकंड हमारे साथ क्या होगा, बट हमें सेहत के लिए और तालीम के लिए सिर्फ 40 अरब रुपए रखे गए हैं और रखे गए थे। अब ये 40 अरब रुपए खर्च कहाँ हुए हैं, बड़ा सवाल ये निशान ये है। अरबों की बात हो रही है, अरबों की बात हो रही है उमैर साहब, और हम कह रहे हैं लाखों ही लगा दें इन जगहों पर जहां पर ये हालात हैं आपके अस्पतालों के, कि वहां पर यूज सिरिंजेस इस्तेमाल हुई और मासूम बच्चों की जाने गई। अब कहाँ पे खड़े हैं हम? अभी समझ ही नहीं आ रहा। हम ये दस्तावेज दे देते हैं हर साल, एक ये दस्तावेज ले लें, ये कागज के टुकड़े, और इसके ऊपर हम लिख देते हैं जी कि यहाँ खर्च हुए। वो कैसे खर्च हुए, क्या तरक्की हुई, उसका कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं है। इसके ऊपर कैसे अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? मैम, जैसे आपने कहा कि हम खड़े कहाँ हैं, हम उस रुख खड़े हैं, ना हम आगे जा सकते हैं ना हम पीछे जा सकते हैं। हॉस्पिटल सिरिंजेस की बात की, सिरिंज तो एक ऐसी चीज है जो हर चीज के लिए इम्पोर्टेंट है। वेंटिलेटर्स का आप हिसाब देख लें, इमरजेंसी में आप भी चक्कर लगाती होंगी। एजुकेशन, सरकारी स्कूलों का हाल देख लें, बच्चों की जो यूनिफॉर्म है वो देख लें, बुक्स नहीं मिलती। जब हम विजिट किया गया, जब जहाँ पे ये सरकारी हॉस्पिटल्स की बुक्स और यूनिफॉर्म मिलते हैं बच्चों को फ्री, तो उनका ये कहना था कि भाई हमें आगे से ही नहीं जब दिया जाते तो हम अपने पल्ले से, हम अपने पैसों से कैसे यूनिफॉर्म और बच्चों को बुक्स दे दें। तो आने वाले दिनों में मुझे तो यही लग रहा है कि जो सरकारी यूनिफॉर्म और बुक्स होगा वो भी पैसों की दी जाएंगी। तो ऐसे हालात चल रहे हैं। पाकिस्तान को अपना सिस्टम पता नहीं कब ठीक करेंगे ये। एजुकेशन मिनिस्टर की जैसे आपने बात की, तो 2 से 3 दिन पहले पूरी दुनिया ने देखा कि इंडिया में जो पेपर लीक हुए, तो वहां पे 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ही उस यूथ ने, जो एजुकेशन का मिनिस्टर है, वो रिजाइन कर गया। तो पाकिस्तान में पता नहीं इन मिनिस्टर, जो एजुकेशन मिनिस्टर है या हेल्थ मिनिस्टर है, उनको कब होश के नाखून वो लेंगे। हमारी यूथ का फ्यूचर डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। हमारी यूथ पढ़ी लिखी, वो यही चाह रहे हैं कि हमारी यूथ पढ़े ना, हमारी यूथ को अवेयरनेस ना आए, हमारी यूथ पढ़ लिख के हमारी जगह ना ले ले। तो उनको ये काफी खदशात हैं जिसकी वजह से वो मंजर आम पर नहीं आना चाह रहे। उमैर साहब, थैंक यू सो मच, आपने रिपोर्ट शेयर की। आई होप कि इस रिपोर्ट के साथ हम किसी दिन ये भी शेयर करें कि हमने कहाँ कहाँ तरक्की कर ली। थैंक्स अगेन जी। इसके साथ ही टाइम होता है छोटी सी न्यूज ब्रेक का। स्टे ट्यून, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस और हमारे साथ अभी स्टूडियो में ज्वाइन किया है जी कोकब फरशोरी ने, जो कि एनालिस्ट है और जर्नलिस्ट हैं। जी कोकब साहब, ट्रंप ने बयान दिया है कि जो मुज़ाकरात हैं वो तो जारी हैं, लेकिन अगर पेशरफ्त ना हुई तो बड़ा फौजी ऑपरेशन करेंगे। किस तरह से अब देखते हैं ईरान और अमेरिका के ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसको आप? बिल्कुल वही है जिस तरह से शुरू में था कि जंग शुरू हुई
और उसके बाद फिर बातचीत की बात हुई, फिर जंग, फिर बातचीत, और जिस दौरान जंग चल रही थी उस वक्त भी ये कहा जाता था कि दोबारा से जंग शुरू हो सकती है, और जब जंग चल रही थी तो ये कहा जाता था कि जी मजीद सख्ती होगी, और जब बातचीत चल रही थी तब ये कहा जाता था कि जी मजीद, और फिर जब बातचीत चल रही थी तब भी ये कहते थे जंग होगी, और जब जंग चल रही थी तो कहते हैं बातचीत होगी। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं। अभी तक ऐसा हो नहीं रहा कि आपको कोई मुस्तकिल तौर पर कोई एक सूरत हाल ऐसी नजर आए जो बिल्कुल वाजे हो, जो बिल्कुल गैर मुबहम हो, जिसमें हम ये बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में एकदम गैर मुबहम अंदाज में कह सकें कि जी जंग खत्म हो गई है, या फिर हम ये कह सकें कि नहीं जी जंग तो चलती ही रहेगी। क्योंकि देखिए ये कोई पहली बार तो है नहीं, जंगें तो बरसों बरसों चलती हैं। अगर हम ईरान की मिसाल लें तो ईरान इराक जंग की, ईरान और इराक के दरमियान जंग तकरीबन 1 दहाई तक चली। अमेरिका की खुद जंगें 1 या 2 दहाइयों तक चली हैं। लेकिन इस बार कोई वाज़ेह सूरत नजर नहीं आ रही, और बहुत ज्यादा गैर मुबहम किस्म की सूरत हाल है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी ईरानी जो नए वज़ीर ख़ारजा है उनका बयान आया और वो यही कह रहे हैं कि हमने पहले भी मुस्तरद किए मुज़ाकरात, फिर हुए ओमान में, उसको भी मुस्तरद किया। तो उनकी तरफ से भी बड़े सख्त किस्म के बयानात आ रहे हैं। अभी आप किस तरह से देख रहे हैं कि किधर को जाएगा ये सिलसिला? जी देखिए, ईरान की जो पोजीशन है और उसका रवैया खासा गैर लचकदार है। अभी भी जिस वक्त सदर ट्रंप ये बात कर रहे थे, तो जो यहाँ यानी कि हम अगर ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम में हैं, हम लोग वाशिंगटन के जो टाइम है उसमें हैं हम लोग, उस जिस वक्त सदर ट्रंप ये बात कर रहे थे उसी वक्त एक और टाइम जोन में, यानी कि जब यहाँ पर समझेंगे मंडे, वहां पर शायद ट्यूसडे शुरू हो चुका हो या कुछ इस तरह से, तो सऊदी अरब ने और कतर ने उन्होंने रिपोर्ट किया है कुवैत में कि उन पर फिर हमले हुए ड्रोन से। तो यानी ईरान का जो अपना हमले करने का जो सिलसिला है वो जारी है, क्योंकि ईरान का ये कहना है कि बारहा उसे ये कहा गया कि मुज़ाकरात होंगे, लेकिन फिर मुज़ाकरात के से बात होते होते दोबारा से जंग पे चली जाती है। तो जाहिर है ईरान के रवैये में ये जो हम गैर लचकदारपन देख रहे हैं उसका सबब यही है, यही उसका शाफसाना है कि उन्हें जब वो लगता है कि जी जंग खत्म हो गई है, बातचीत होगी, लेकिन फिर उन पर हमले शुरू हो जाते हैं, तो जाहिर है वो किसी भी तरह से एतमाद उनका जो है वो बहाल नहीं हो पा रहा और वो फिर से हमले कर रहे हैं। बिल्कुल, एतमाद की जो है वो आई थिंक दोनों तरफ से कमी है, दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। अच्छा, इसमें अगर हम पेट्रोल की किल्लत देखें, बैंकों से बड़े पैमाने पर रकूम निकलवाने, यानी कि एक तरह से ईरान की अगर हम सिचुएशन देखें तो उसको अब माली दबाव का सामना करना पड़ रहा है। उस हवाले से क्या कहेंगे? और ये बयान भी आया है अमेरिका की तरफ से कि उसको हम इक्तिसादी और माली तौर पर जो है वो ज़्यादा प्रेशराइज कर सकते हैं। देखिए, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि ईरान पर माली दबाव बहुत ज्यादा है, उनकी इक्तिसादी सूरत हाल खराब है, लेकिन ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है। वो गुज़िश्ता 40 बरस से ज्यादा अरसे से इस सूरत हाल से नबर्द आजमा है, और इस वक्त जिस सूरत हाल से वो गुजर रहे हैं उसमें तो जाहिर है उसके लिए तो वो तैयार थे। अच्छा, अब एक इसमें और इसका एक बहुत अहम पहलू है, और वो ये कि ठीक है, ईरान पर इस नौयत की जब पाबंदियां लगती हैं तो अवाम को तो मुश्किलात का सामना होता है। उनके जो हुक्मरान है वो अवाम से बहुत ज्यादा अलग नहीं है जैसे दुनिया के दीगर ममालिक में है, कि जो अशराफिया है उसका जो तर्ज जिंदगी है वो बहुत मुख्तलिफ होता है हम लोगों से। तो ईरान के जो हुक्मरान है, ईरान को एक सहूलत हासिल है जो दीगर ममालिक को नहीं है, वो ये कि उनके हुक्मरान भी उसी नौयत की जिंदगी गुजारते हैं। तो उमूमन होता यह है कि जब कोई मुल्क इस तरह के माशी बहरान का शिकार होता है, अब्तिला का शिकार होता है, तो उनकी अवाम उनके खिलाफ इसलिए भी उठ खड़ी होती है कि उसे लगता है कि जी अवाम तो भूखी मर रही है, अवाम तो इफलास का शिकार है, लेकिन जो हुक्मरान है वो बहुत ही पुरतायुश जिंदगी गुजार रहे हैं। ईरान का मामला इस नौयत का है कि अगर आप ये देखिए कि उनके हुक्मरान बिल्कुल उसी तरह का उनका तर्ज जिंदगी है, वो उसी तरह के मकानों में रहते हैं, वो उन्हीं के साथ उठते बैठते हैं। तो इसलिए ईरान की जो अवाम है वो इस दर्द को, इस कर्ब को महसूस तो कर रही है, लेकिन साथ ही उनका ये भी, उनको जाहिर है उनका जो नुक्ता नजर है वो ये भी होता है कि वी आर इन इट टुगेदर, यानी उनके हुक्मरान और वो, उनमें उस नौयत के फासले नहीं है जो दुनिया के बहुत से ममालिक में आपको देखने को नजर आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इराक से सऊदी अरब पर जो ड्रोन हमले का एक वो क्या कह सकते हैं बयान सामने आया, क्योंकि वो एक इल्ज़ाम आप कह सकते हैं इसको, और इराकी हुकाम ने जो है इसकी तहकीकात का हुक्म दे दिया है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ये इल्ज़ाम है या सच में ऐसा कुछ हुआ होगा? देखिए, बिल्कुल इसका इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता। उसका सबब यह है कि ईरान की तरफ से भी यह बयान सामने आया था कि इराक
ईरान और जो मतलब जो हूती बागी है यमन में, ईरान ने सरकारी सतह पे तो नहीं, लेकिन हम ईरान के अगर मीडिया को फॉलो करें, अगर हम वहां पे देखें तो इस तरह की बात चल रही है कि वो एक ब्लॉक के तौर पर पेश कर रहे हैं इराक को, यमन को और ईरान को। तो जाहिर है कि इसमें इस इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। और जिस तरह से जंग का फैलाव होगा, अगर यमन से सऊदी अरब पर हमला हो सकता है तो इराक से क्यों नहीं हो सकता? तो और जब ईरान से सऊदी अरब पर हमला हो सकता है तो जाहिर है कि इराक से। इस वक्त ये हमें देखना होगा कि ईरान को वो ताईद और हिमायत हासिल है कम से कम खित्ते की हद तक जिन ममालिक पर वो इन्हिसार कर रहा है। जाहिर है उसका इन्हिसार अरब रियासतों पे उस तरह से नहीं था जो गल्फ मोनार्कीज हैं, जहां पर बादशाहते हैं, लेकिन वो यकीनी तौर पर हिजबुल्लाह की तरफ देख रहा था। हिजबुल्लाह ने डिलीवर किया, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बहुत बहुत हमले किए। इसी तरह से वो यमन की तरफ, हूतियों की तरफ देख रहा था, उन्होंने डिलीवर किया, उन्होंने सऊदी अरब पर बहुत हमले किए, और अब वो इराक की तरफ देख रहे हैं। तो अगेन एज ए सेड कि इस इम्कान को आप मुस्तरद नहीं कर सकती कि इस तरह का कोई हमला सऊदी अरब पर इराक की तरफ से भी हो सकता है। लेकिन इराकी जो हुकाम है, इराकी वजीर आजम है, उनका तो तहकीकात का हुक्म आ गया है कि जी तहकीकात करें इसकी, ये हमने नहीं किया, उन्होंने मुस्तरद कर दिया है इस इल्जाम को। देखिए, हुकूमती सतह पर तो नहीं हो रहा ये काम। जाहिर है लबनान में भी हुकूमत तो नहीं कर रही, हिजबुल्लाह कर रही है। इसी तरह से यमन में भी आप देखती हैं कि मुख्तलिफ फैक्शंस काम कर रहे हैं। तो जो हूती फैक्शन है, जो ईरान के जेर असर है, वो ये काम कर रहा है। इसी तरह से ये हरगिज तवक्को नहीं की जानी चाहिए कि जो इराक की हुकूमत है उसकी सरपरस्ती में इस तरह का कोई काम होगा। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। जो वहां पर इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि ईरान के जेर असर है। और देखिए, यही अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस जिसको कहा जाता है, जिस वक्त इराक पर और अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला किया और वहां पर हुकूमतें गिराई, तो उस वक्त जो यहाँ वाशिंगटन में हमारी जिन माहिरीन से बात होती थी, वो ये कहते थे कि इन हमलों ने ईरान को बहुत मजबूत कर दिया, क्योंकि तालिबान से भी ईरान के जो अच्छे ताल्लुकात नहीं थे हुकूमती सतह पर। और इसी तरह से सद्दाम हुसैन का भी हम सब जानते हैं कि उनके भी ईरान से अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। जो उनके दो अतराफ सरहदें, यानी एक तरफ ईरान के अफगानिस्तान है, उसकी भी सरहद मिलती है, और फिर दूसरी तरफ इराक है, उसकी भी सरहद मिलती है। तो दोनों सरहदों पे जो कि हॉस्टाइल गवर्नमेंट्स थी, जो कि ऐसी हुकूमतें थी जिन्हें ईरान बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता था या उनसे तंग था, उन दोनों को अमेरिका ने ही गिरा दिया, तालिबान को भी और सद्दाम हुसैन की हुकूमत को भी। तो अब आप ये देखिए कि कम से कम इराक की हद तक तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पर सद्दाम हुसैन के जाने के बाद जो हुक्मरान आए वो कभी किसी भी तरह से ईरान के लिए हॉस्टाइल तो बिल्कुल नहीं थे, लेकिन जो वहां पे ग्रुप्स हैं, ऐसे ग्रुप्स जो कि ईरान से अपने आप को अलाइन समझते हैं, ईरान की उनको सरपरस्ती हासिल है, उनका वहां पर अच्छा खासा रसूख है, उनका अच्छा खासा वहां पर जाहिर है कि इस तरह का भी असर है कि वो दीगर ममालिक पर हमले भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हमने इराक के हवाले से देखा। अगर हम बात करें कुवैत और बहरीन पर जो ईरानी हमलों की पूरे मशरिक़ वुस्ता में जो मज़म्मत की गई है, उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? जाहिर है, देखिए, इसकी जो ईरान के पास तो एक तौजी है कि वो अमेरिकन बेसिस को निशाना बना रहा है, लेकिन अमेरिकन बेसिस कोई वैक्यूम में तो नहीं है, कोई खला में तो नहीं है, हवा में तो नहीं है, वो मौजूद तो उन्हीं ममालिक में है। तो जब ईरानी ड्रोन, ईरानी मिसाइल्स वहां जाके गिरते हैं तो उन ममालिक का नुकसान भी होता है। और जाहिर है इस हवाले से ईरान खासी हद तक तन्हाई का शिकार भी हो गया है। कम से कम जीसीसी जो गल्फ कंट्रीज है वो ईरान को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करे, लेकिन वो इतनी बुरी इस वक्त सूरत हाल से दो चार हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। क्योंकि देखिए, अब इस वक्त अभी कल या परसों न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी है जिसके मुताबिक अमेरिका ने जो जंग को ये पॉज जो देने की बात हो रही है, वो उनके इंटरसेप्टर्स बहुत तेजी से उनके कम हो रहे हैं, जो कि ईरान की तरफ से ड्रोन्स और मिसाइल्स आते हैं उनको मार गिराने के लिए या उनको रोकने के लिए, उनमें कमी आ गई। जाहिर है व्हाइट हाउस ने इसकी तरदीद की है, लेकिन ये न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है कि इसलिए अच्छा आप इससे अंदाजा लगाइए कि जिन उन ममालिक का, यानी कि जैसे कुवैत है, बहरीन है या दीगर ममालिक है, उनका तमाम तर दारोमदार इस बात पर, उनका इन्हिसार जो है वो इस पर है कि वो अमेरिका उनको ईरान के हमलों को रोक सकेगा। जबकि मैंने आपको ये बताया कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी है तो उसमें यह है कि फकत चंद रोज का ही उनके पास अब रह गया था असलहा कि वो रोक सके। तो बजुज अमेरिका के उनके पास अपने दिफा में तो कुछ भी नहीं है, तो वो तो बहुत ज्यादा जाहिर है परेशान होंगे। और ईरान वहीं बैठा हुआ है, ईरान वहीं पर है, उसके जो ड्रोन्स और उसके रॉकेट्स की सप्लाई है वो हैरान कुन हद तक अपनी जगह मौजूद है, इंटैक्ट है, और वो हमले तवातुर से उन्होंने जारी रखे हुए।
बिल्कुल। तो अभी ये जो कुवैत, बहरीन और इराक की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, आप समझते हैं कि ये इसी तरह चलते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन? ये ईरान के साथ ये मतलब एक आप क्या कह सकते हैं, कोई ग्रुप बन गया है, क्या है ये? नहीं, देखिए, ये तो जिसे कहना चाहिए कि बहुत ही एक छोटा सा पुर्जा है एक बहुत बड़ी मशीन में, जो कि अमेरिका है। इनका अपना ज़ाहिर कोई इनफरादी कोई या इवन इज्तिमाई भी कोई मौक़िफ़ नहीं हो सकता जब तक कि अमेरिका, सब कुछ अमेरिका पे मौकूफ है, सब कुछ सदर ट्रंप पे मौकूफ है। जो उनकी पॉलिसी होगी, जो उनकी तरफ से बयान आएगा, जो वो जिस तरह का वो तयन करेंगे। अब इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ वाशिंगटन आने वाले हैं, वो मुलाकात बहुत ज्यादा अहम है। अब देखते हैं कि उसके बाद फिर क्या सूरत इख्तियार करते हैं, मामलात, हालात की रविश किस तरफ को जाती है। तमाम तर इसका दारोमदार जो है वो आने वाले हालात की रविश पर है। ये ममालिक अपने तई इनकी इनफरादी तौर पर ना कोई पॉलिसी है ईरान के मामले में, ना ही ये कुछ तय कर सकते हैं, ना ही इनके पास इतने वसाइल हैं। दिफाई तौर पर मैं बात कर रहा हूँ कि ये अपने तौर पर ईरान का मुकाबला कर सकें। तो इनका तो जो तमाम तर इनका इन्हिसार दारोमदार वो फकत अमेरिका पर है। बजूज़ अमेरिका ये कुछ भी अपने तौर पर नहीं कर सकते। मतलब आप समझते हैं कि ये जो अच्छा चलिए, गल्फ पे तो आपने कह दिया ना, आप यही समझते हैं कि गल्फ जो है वो उसने ईरान को जो है वो आइसोलेट कर दिया है। लेकिन अगर हम बात करें रशिया की, चाइना की, उनकी अभी पोजीशन किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि वो वहाँ की तरफ से बड़ी खामोशी है। ये जो दोबारा से जंग का आगाज हुआ, इस दफ़ा उनकी तरफ से इतने कोई बयानात सामने नहीं आए। जी बिल्कुल, देखिए, रूस का मामला, रूस और चाइना को हम वैसे तो एक ही फिक्रे में एक कह जाते हैं, लेकिन दोनों के मामला बहुत मुख्तलिफ हैं। मतलब दोनों को थोड़ा सा दूर एक दूसरे से करके देखना चाहिए। रूस खुद बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है यूक्रेन के मामले में, और अगेन यूक्रेन ने भी उसी तरह से हैरतज़दा कर दिया दुनिया को जिस तरह से उसने फाइट बैक की। इसमें कोई शुबा नहीं है कि उसे पूरे के पूरे वेस्ट की, पूरे मगरिब की उसको तायद और हिमायत और वसाइल उसके पास उनकी तरफ से उसको मुहैया किए जाते रहे। इसके बावजूद रूस एक बहुत बड़ी फौजी ताकत है, और उसका जिस हद तक भी मुकाबला किया, जाहिर है कि वो हैरान कर देने वाला है। जबकि चाइना का मामला बहुत मुख्तलिफ है। देखिए, इसमें चाइना को आप बहुत चाइना फैक्टर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चाइना के ईरान से हम जानते हैं कि तिजारती ताल्लुकात किस नौइयत के हैं। सबसे बड़ा तेल का खरीदार है वो ईरान के तेल का। आबना हुर्मुज़ में जो भी खलल अंदाजी हुई उसका चीन पर असर हुआ, लेकिन उनके चीन ने के पास जो उन्होंने अपने ज़खायर जमा किए हैं, यानी कि एक तो होता है कि जी कुदरती तौर पर लोगों के पास, ममालिक के पास ज़खायर है, जैसे कि अमेरिका है, रूस है, सऊदी अरब है, वेनेजुएला है, ईरान है। चीन इस मामले में बहुत ही यूनिक कंट्री है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो मतलब रिफाइंड ऑयल है वो उन्होंने उसके ज़खायर अपने पास कर लिए, यानी कि जिसे कहना चाहिए कि वो बुरे दिनों के लिए उनके पास पूरी तरह से मौजूद है मामला। अच्छा, चीन खुलकर जाहिर है नहीं ईरान की तायद और हिमायत कर रहा है, लेकिन जिस तरह की टेक्नोलॉजी ईरान इस्तेमाल कर रहा है, मुबस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक है कि चीन की इआनत के बगैर नहीं हो सकता। सदर ट्रंप कह चुके हैं कि जी मेरी चीन के लीडर से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि वो ईरान की मदद नहीं करें, लेकिन जाहिर है चाइना की तरफ से ऑफिशियली सदर ट्रंप की से इस किस्म की किसी कॉन्वर्सेशन की तस्दीक नहीं हुई है। हाँ, चीन ने खुल के ये भी नहीं कहा कि वो ईरान की तायद और हिमायत कर रहे हैं, या उनको असलहा दे रहे हैं, या उनको इंटेलिजेंस दे रहे हैं, या उनको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, ना ही उन्होंने कहा कि जी हम तो उनको कुछ भी नहीं दे रहे। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा इबहाम तो है पॉलिसी में। अब लेकिन जो मुबस्सिरीन से जिनसे हमारी माहिरीन से बात होती है वो कहते हैं कि चीन की जो टेक्नोलॉजी के बगैर और कुछ हद तक रूस की इंटेलिजेंस, वो उन्हें यकीनन उसकी मावनत ईरान को हासिल है। और हाँ, एक पहलू रह गया और वो है सिफारतकारी का, डिप्लोमेसी का। उसमें इन दोनों ममालिक ने खुलकर बल्कि डट कर ईरान की तायद और हिमायत की है। उस पहलू को यकीनी तौर पर मद्देनजर रखना चाहिए। बिल्कुल। ये आपने जो अभी चाइना की और उसकी रशिया की सिचुएशन बताई है, ये इसी तरह से है। अब इन फ्यूचर ये क्या इक़दामात करेंगे, अब फ्यूचर में ही आई थिंक हमें पता चलेगा। अच्छा, ईरानी फ़ौज ने भी खबरदार कर दिया कि अगर
मुस्तकबिल में ईरान पर किसी भी किस्म का हमला किया गया तो उसका पहले से ज़्यादा सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। यानी कि जो ट्रंप के बयानात हैं ये उससे टोटल मुख्तलिफ होता है कि वो ये समझता है कि इसे माली दबाव से या इक़्तिसादी दबाव से जो है हम प्रेशराइज कर लेंगे और फिर हम या तो हम स्टेट ऑफ हॉर्मस पर जो है वो कंट्रोल हासिल कर लेंगे। लेकिन जो वो सोचता है ईरान उसका बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देता है, हालांकि वो बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ है। अगर हम एक तरह से देखें अपनी जंग वो खुद लड़ रहा है और बड़े अच्छे से लड़ रहा है। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? इस तरह तो फिर ये जंग कभी भी नहीं बंद होगी, इसी तरह चलता रहेगा सिलसिला। जी, वजह फरमाया आपने। देखिए, वैसे तो जंग में जिसे कहते हैं कि पहली कैजुअलिटी जो है वो सच की होती है, सबसे पहले जो हलाकत है वो सच की होती है और इसमें कोई शुबा नहीं है। इस जंग में भी यकीनन दोनों तरफ से मुबालगा आराई से काम लिया जाता है और ऐसे ऐसे बुलंद दावे किए जाते हैं जो कि बाज़ औक़ात हक़ाइक़ के मुनाफी भी होते हैं। लेकिन एक बात ये भी दुरुस्त है कि इस जंग में ईरान ने शश्तर कर दिया है दुनिया को। उनकी जो, देखिए, ये 5वां, आप अंदाजा लगाइए कि 3 हफ्ते की बात हो रही थी कि अमेरिका बिल्कुल लपेट देगा इस जंग को। 5 माह हो गए हैं और ईरान जिस तरह से, उस ना सिर्फ ये कि वो सिरनिगू नहीं हुआ बल्कि वो जिस नौयत का हमला वो कहता है वो कर देता है। तो ये बहुत हैरान कुन बात है। दिफाई एतबार से भी ईरान की जो दिफाई सलाहियत है किसी को भी अंदाजा नहीं था। 2 काम ईरान ने ऐसे किए हैं जो कि दुनिया को, जिसने बहुत ज्यादा हैरत में मुब्तला कर दिया। पहला तो ये कि जिस तरह से उसने स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को इस्तेमाल किया है, इसकी तवक्को तो थी कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को इस्तेमाल करेगा, लेकिन इस तरह से करेगा, इतनी चाबुक दस्ती से, इसका शायद दुनिया को अंदाजा नहीं था। इससे अंदाजा होता है कि वो कब से इसकी तैयारी कर रहे थे। ये तो पता था कि वो शायद, दुनिया ये समझ रही थी कि वो 2-4 जहाज वहां खड़े करके कोई रास्ता मैनुअली रोकने की कोशिश करेंगे, जैसे क्या कंटेनर लगा के कोई सड़क ब्लॉक कर देता है। इसी के वो गुमान में भी नहीं था कि वो वहां पर, मतलब समंदर में वो, आप सोचिए, पानी में बारूदी सुरंगें बिछा देंगे, फिर जिस तरह की चीजें, और फिर जिस तरह से उनका वो पूरा का पूरा उन्होंने उसको ट्रेड के तौर पर इस्तेमाल किया, फिर उसको बाकायदा, हालांकि समंदर में ये मुमकिन नहीं है कि आप एक दरवाजा लगा दे, लेकिन जो जिस तरह से वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल इसी तरह से। और दूसरा जो उनकी ड्रोन्स और मिसाइल्स का जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया है, उसकी सप्लाई जिस तरह से है, जिस तरह से वो ठीक ठीक निशाने पे जाके लग रहे हैं, अगेन ये सब वो चीजें हैं जिसका दुनिया को पहले से किसी भी तरह से इदराक नहीं था, इतना फहम नहीं था कि ईरान इस तरह से ये 2 चीजें इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। कोकब साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ बहुत अच्छे से अपनी एनालिसिस जो है, अपना एनालिसिस हमारे साथ शेयर किया। और वी विश के ये जी हम अमन की तरफ देखें, इस मामले को बढ़ता हुआ और मुज़ाकरात से ही ये मामलात हल हो जाएं। हालांकि हम पिछले कुछ अरसे से यही देख रहे हैं, कभी मुज़ाकरात हो रहे हैं, जंग हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, जंग हो रही है। अब हम भी सब कहीं ना कहीं पेट्रोलियम मसनूआत को लेकर, महंगाई को लेकर, और आम जो आवाम है वो भी परेशान है इस मामले से। थैंक्स अगेन, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ ही टाइम होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे ट्यून, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस और हमारे साथ मौजूद हैं जो डॉक्टर एजाज तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। डॉक्टर एजाज, अभी आज हम जो बात करेंगे वो प्री मानसून के हवाले से करेंगे, ख़ासतौर पर कराची में पहला जो है वो आप समझ लें कि उसका सिलसिला मानसून का स्टार्ट हो चुका है, जिस अभी वो शुरू हुआ है। और पहले हमने खैर पंजाब को भी देखा डूबते हुए। अभी कराची के क्या हालात हैं आज हम आप ही से जानेंगे। आपकी वो कहते हैं ना, देखी आंखों देखी जानना चाहते हैं हम, तो क्या कहेंगे उस हवाले से? खैर, मानसून का सिलसिला अभी शुरू होने को है। कराची में अब 1-2 शॉक्स आए हैं। मानसून तो प्रॉपर वे में स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन कराची में अगर इससे कबल जो गुज़श्ता साल या उससे पेवस्ता जो बारिशों के सिलसिले हुए और उसमें हमने कराची की जो हालत देखी, तो उसको देखकर, और मौजूदा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस तरह का कराची का बिखरा पड़ा है, सड़कें खुदी हुई हैं, जो काम शुरू हुए थे गुज़श्ता 4-5 सालों से वो अभी तक मुकम्मल होने को नहीं दे रहे, तो उन सारी चीज़ों को सामने रखकर मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि इससे पहले तो फिर भी लोग किसी न किसी तरह मैनेज कर लेते थे, लेकिन अब के बरस जो मानसून अगर गुज़श्ता बरस की तरह होता है, उसका स्पेल वैसा रहता है, तो कराची एक अलमनाक सूरत हाल की तरफ बढ़ेगा।
कराची का जो सूरत हाल है, क्योंकि पूरा आपका यूं समझ लेंगे एक यूनिवर्सिटी रोड जो है वो पूरा आपकी सिटी को फीड करता है, और वो अब जाके जब से FWO ने टेक ओवर किया उसको, उसके बाद जाके कहीं से उन्होंने डाइवर्जन्स बनाई हैं, कहीं उन्होंने जो एक लंबे अरसे तक रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल था उसको कुछ बेहतर करने की कोशिश की है, लेकिन ताहम अभी तक कोई ऐसा प्रॉपर डिस्पोजल, मॉनसून डिस्पोजल या जो इलाका वाइज डिस्पोजल्स होते हैं पानी के, वेस्ट अपना आपका जो सेवरेज है उसके, वो प्रॉपर वे में उस तरह फंक्शनल नहीं है, और ना ही आपकी जो डिस्पोजल लाइन हैं वो उनकी कोई इस तरह की इरिगेशन हुई है या उनकी सफाई हुई है कि जो हम ये कह सकेंगे मानसून अगर आएगा तो उससे कराची की आवाम गुज़श्ता बरसों की तरह उस तरह परेशानी या उस तरह तकलीफ से वो गुजर कर अपने घरों तक या अपने दफातर तक या अपने मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच पाएगी। तो कराची चूंकि इस वक्त 70 to 80% जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाली का शिकार है। वहाँ सड़कें मौजूद नहीं है, अगर सड़कें हैं तो उनमें इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, अगर सड़कें मौजूद हैं, गड्ढे नहीं है तो सेवरेज लाइन वहाँ टूटी हुई हैं। और चूंकि कराची का एक बेशतर इलाका जो है वो कच्ची आबादियों पर मुश्तमिल है, और वो कच्ची आबादियाँ तो मानसून से हटकर भी अगर आप देखेंगे, आपका आना जाना उन एरियाज में हो या आपके रिपोर्टर से, मैं चूंकि खुद कराची से हूँ, मैं बात करूँ तो उनका हाल इस वक्त भी मानसून से बुरा है। वहाँ सेवरेज की लाइनें फटी हुई हैं, पानी जमा है, वहां पर गलियों से गुजरना मुश्किल है। लोगों ने ऑल्टरनेट अपने मदद आपके तहत कहीं ब्लॉक्स रखे हैं, कहीं पत्थर रख के उन रास्तों से चल के वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बड़े अपने ऑफिस जा रहे हैं, लोग अपने काम काज पे जा रहे हैं। तो कराची के जो सेवरेज का सिस्टम है वो बुरी तरह नाकाम हुआ है, इससे पहले भी हुआ है और अब भी तकरीबन उस पर कोई खास पेशरफ्त गुज़श्ता एक साल में हुई नहीं है कि हम ये कह सकें कि आने वाला जो मानसून है वो कराची के लोगों के लिए किसी अजियत से कम होगा। तो जब आपको ये आपका एनालिसिस ये कह रहा है और आपको नज़र आ रहा है कि कराची इस दफ़ा, और पहले तो हमने खैर उससे हमेशा डूबते ही देखा मानसून में, लेकिन इस दफ़ा और ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है, तो ये आखिर इदारों को, हुकूमतों को नज़र क्यों नहीं आता? इदारों की जहाँ तक बात की जाए, देखें जहां आपके इदारे मजबूत होते हैं तो वहां आपकी गवर्नेंस मजबूत होती है। अब जो इदारों को हेड कर रहे हैं इस वक्त वो तमाम लोग जो इवन MPs एंड MNs एज वेल इंक्लूडिंग देयर मिनिस्टर ऑल आर बिजी इन कश्मीर इलेक्शन। आज से हफ्ता कबल वो यहाँ से परवास कर चुके हैं। जो लोकल गवर्नमेंट के वजीर हैं वो शायद मौजूद हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई इस तरह का प्रीएम्प्टिव मेजरमेंट के तौर पे कुछ ऐसा वो सामने नहीं आया है कि उन्होंने बारिश के हवाले से या मानसून के हवाले से जिस तरह दीगर सूबों में अगर कुछ तदाबीर की जाती हैं तो यहाँ कुछ की जा रही हो। बारिशें होती हैं यकीनन, हमारे यहाँ थोड़ा सा आप यूँ कह लें कि मास्टर प्लान की उस तरह वो शहर जब वसत करते हैं, शहर जब बढ़ते हैं तो पहले उन पर उस तरह नजर नहीं रखी जाती है, बाद में लोग लेके बैठ जाते हैं कि इसका डिस्पोजल यूं होना चाहिए तो यूं होना चाहिए। चलें, बारिशों के बाद एक डेढ़ हमने पंजाब में भी देखा कि बारिशें हुई और बारिशों के बाद पानी आया और वो निकल भी गया। ऐसा नहीं है कि वहां घंटों पानी खड़ा रहा या दिनों तक पानी खड़ा रहा, यहाँ तो हफ्तों तक खड़ा रहता है पानी। और जहाँ इदारे जो हैं, इदारे पूरी तरह फंक्शनल नहीं है, इदारों की बहुत अच्छा एक मसलन यहाँ पे फ्रेमवर्क मौजूद है, लेकिन इदारों को जो लोग चेयर करते हैं वो लोग मौजूद नहीं होते। वो लोग अब कश्मीर कराची के बल्दियाती कराची के वजीरों का या सिंध के वजीरों का कश्मीर इलेक्शन में क्या काम है, उनके पास इतना बड़ा सूबा है, वो उनसे संभाला नहीं जा रहा और वो जाके कश्मीर में लोगों को ये कह रहे हैं कि भाई आप हमें वोट दो ताकि आपका हाल भी हम कश्मीर जैसा करें। मैं भी यही कहने वाली थी, ताकि कश्मीर भी जो है कराची बन जाए। अच्छा, ये लोग जो हैं जो ये ठीक कर सकते हैं, आप कह लें जो हम हर साल यही सुनते हैं कि कराची डूब गया, कराची डूब गया, तो ये खुद इन सड़कों से नहीं जाते क्या? ये उड़ के रहते हैं वहाँ पे, फ्लाई करते हैं, इनके पास कोई और टेक्नोलॉजी है जिससे ये सफ़र करते हैं वहाँ पर? देखिए, ये जो हमारे वज़रा हैं या बेशतर MNs MPs हैं,
ये कराची के एक बड़े पॉश इलाके में रहते हैं। वहां भी पानी का मसला, चूंकि जब बारिशें होती हैं तो फिर इनके ही चेयरमैन के बकौल ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। बिल्कुल। तो वो जो ज्यादा पानी आता है तो उसको ये लोग वो एरिया ऐसा है कि वहां एंजॉय किया जा सकता है, थोड़े वक्त में पानी उतर जाता है, कंटोनमेंट का इलाका है। इनका जो मसलन बकिया कराची है 70% जो कच्ची आबादियों पर मुश्तमिल है, जो पौश इलाकों में शुमार नहीं होता, गोगे सहूलतें वहां पे तो उनमें इनका गुजर बसर उसमें इनका आना जाना सिर्फ इलेक्शन से पहले होता है। बहुत कम ऐसे वज़रा हैं जो अपने इलाकों में जाते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं। वैसे तो ये 5 साल बाद आते हैं, और चूंकि सिंध में ये तय हो गया है, लोगों ने भी ये मान लिया है कि यहाँ हम कुछ भी कर लें हुकूमत पीपीपी की आनी होती है। तो ये जो माइंड सेट है कि अब लोग भी बस जैसा है जिस तरह है उस पर इक्तफा कर चुके हैं, और जो ऑपोजिशंस हैं यहाँ पर सिंध में मौजूद, वो भी कोई इतनी ज्यादा फहाल किरदार अदा नहीं कर रही हैं कि लोगों को किसी किस्म का रिलीफ पीपीपी से लेकर दें। और पीपीपी को भी अपना कोई सियासी हरीफ नजर नहीं आता है कि वो उस सियासी हरीफ के डर की वजह से वो ये काम करे। तो इसलिए इन लोगों को इस चीज से बिल्कुल ये रिजल्ट देने की हद तक अब इतनी दीदा दिलेरी से ये जाके कश्मीर में वोट मांग रहे हैं। और मैं तो हैरान हूं कि अगर वहां गो के अभी तक जो एक डिवीजन है उसमें एक भारी मसलन वहां भी इन्होंने कुछ सीटें ली हैं। यकीनन आपका सियासी हक है, आप ले सकते हैं, आप विफाक की जमात हैं, लेकिन कराची चूंकि पूरे पाकिस्तान को फीड करता है, कराची में पूरे पाकिस्तान से लोग आकर रहते हैं, तकरीबन एक देखा जाए पूरे पाकिस्तान के एक नुमाइंदा सबसे बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से। कितना बुरा हाल है उस नुमाइंदा शहर का, इतना बुरा हाल है। अगर यहाँ के लोग नहीं बोल सकते हैं या वो अपने मसाइल में इतने उलझे हुए हैं कि उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती बाहर निकल कर वो एहतजाज करें, या वो इनकी किसी इस तरह की लाकानूनियत या इनके इस तरह की करप्शन और दीगर चीजों के खिलाफ आवाज उठाएं। हाँ, अलबत्ता वो उन लोगों के जो बाकी जो इन लॉज हैं या उन लोगों के जो रिलेटिव्स हैं वो दीगर मुल्क के दीगर हिस्सों में रहते हैं, उनको कम से कम एहतजाजन ये जरूर करना चाहिए कि पीपी को एक वो अपना उनका ये दिखाना चाहिए कि भाई आप अपने सूबे के साथ क्या कर रहे हो, आप हमारे पास किस लिए आए और क्यों वोट मांग रहे हो। ओके अच्छा, इसमें डूबने वाली चले एक अलग सूरत हाल होती है। इसके साथ हमने देखा कि वहाँ पर जो हर साल जब एक क्वेश्चन माइंड में आता है, हमारे भी आता है, क्योंकि जब भी ये मानसून की बारिशें होती हैं या हो जाती हैं उसके बाद जी हम एक ही खबर सुनने को आती है, नालों की सफाई शुरू हो गई है, निकासी आपके लिए जी लग गए हैं, लोग लग गए हैं, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। आखिर ये तभी क्यों होता है जब ये पानी सर से गुजर जाता है, जब वो अफ्ताद हमारे सर पे आ जाती है? उससे पहले हम पूरा साल पड़ा है, आखिर हम क्यों नहीं काम कर रहे होते? ये एक बहुत बड़ा फेलियर है केएमसी का, कराची मेट्रोपॉलिटन जो जिसके मतलब जो बल्दियाती इदारे हैं, और जो खास तौर पे दरअसल यहाँ पर ये भी है कि आपका जो बल्दियात है कुछ कुछ जिम्मेदारियां उसके पास हैं और कुछ सिंध हुकूमत के पास हैं। लेकिन अगर हम बादी नजर में देखें तो चूंकि सिंध हुकूमत पीपीपी की है, बल्दियाती हुकूमत भी उसकी है, बावजूद उसके कि जो बल्दियाती इदारे हैं पूरा साल उन पर कंस्ट्रक्शन होती है, लोग उनको इनक्रोच करते हैं, फिर वो जो बारिशें होती हैं और ये इंक्रोचमेंट में पूरी की पूरी मसलन इनकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन समेत जो लोकल पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो मौजूद होते हैं इनका उनके साथ। अच्छा, बारिशों में जब पानी का बहाव बढ़ता है वो अदारे वो इनक्रोच्ड एरिया भी वॉश्ड आउट हो जाते हैं या उनकी वजह से पूरी बस्तियों में पानी आ जाता है। फिर इनको ख्याल आता है, ऐसे ही कराची के एक बड़ा मशहूर नाला है जिसको गुजर नाला कहा जाता है, वो यूं समझ लें कि आपका नॉर्थ या आपका जो साउथ का एक सेंट्रल का एक पूरा वो डिस्पोजल है उसमें गिरता है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। अब उस गुजर नाले का ये हाल था कि उसके ऊपर लोगों ने घर बना लिए थे और उसको फिर इन्होंने गुज़श्ता साल FWO को दिया और FWO ने उसका काम किया और उस नाले को बिल्कुल साफ करके उसके जो लोग जिन्होंने इनक्रोच किया हुआ था उनको मुतबादल जमीनें दी, जगहें दी, घर दिए।
लेकिन आज फिर वो नाला, अगरचे उसके ऊपर घर नहीं बने हैं, लेकिन उसके अंदर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, अंबार लगे हुए हैं, उसको साफ नहीं किया गया। उसको क्या कि कराची के किसी भी जगह के नालों के ऊपर या जो आपके डिस्पोजल्स हैं उनके ऊपर काम उस तरह नहीं किया गया कि मसलन हम ये समझें कि ये लोग वाकई मॉनसून से पहले लोगों को ज़हनी तौर पर भी प्रिपेयर कर रहे हैं और खुद से ये काम कर रहे हैं कि आइंदा जो बारिश हो उसमें लोगों को कम से कम अजियत मिले। जी थैंक यू सो। जी प्लीज। मास्टर प्लान की तो इस शहर में कमी है ही, लेकिन जो मौजूदा सिस्टम है अगर उसमें रहकर भी काम किया जाए तो यहाँ काफी चीजें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन चूंकि हर चीज हमारे यहाँ करप्शन की नजर हो चुकी है और जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने अपना ओहदा रखने और अपने आप को मुस्तफीद करने, लोगों के लिए या अपनी आवाम के लिए कोई खास इनके पास काम करने को होता नहीं है। तो इसलिए ये आजकल के दिनों में इलेक्शन के बहाने सैर सपाटे के लिए कश्मीर या इससे कबल गिलगित पहुंच जाते हैं। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और बड़े अच्छे से एनालिसिस भी किया इस सारी रिपोर्ट का। हम क्या करें जी, हम फिर उम्मीद करते हैं और फिर से दुआ पे आ जाते हैं क्योंकि हमें कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा और जो इंकशाफात हो रहे हैं वो यही हो रहे हैं कि मानसून की बारिशें होंगी, वो बहुत तेज़ होंगी हैदराबाद और कराची में। अल्लाह ताला जी कराची को बचाए, बल्कि हमारे पूरे पाकिस्तान को बचाए डूबने से। काश हम इस पानी को यूटिलाइज़ करना सीख लें, काश हम इस पानी से बजाय इसके कि नुकसान उठाएं बल्कि इसको किस तरह से फ़ायदा इससे लिया जा सकता है, इस तरह की टेक्नोलॉजी पे काम करें। इसके साथ ही जी हमारे साथ मौजूद हैं अरीब अहमद। आज हम बात करेंगे लैपटॉप के हवाले से कि ये जो टेक्नोलॉजी है आजकल जो है ना, डिजिटल एरा कहते हैं इसको, और हर बच्चा कंप्यूटर पे काम कर रहा है, हर इंसान के पास गैजेट्स हैं। तो क्या इस हवाले से आज आप रिपोर्ट शेयर करने वाले हैं? देखिए जी, ये जितना कि आईटी इंडस्ट्री में एक सॉफ्टवेयर जरूरी है, उतना ही एक हार्डवेयर अवेयरनेस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है। देखिए, हार्डवेयर आपके पास अच्छा नहीं होगा तो आप सॉफ्टवेयर पे कैसे काम करेंगे? हार्डवेयर होगा तो ही आप सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं। तो लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक अच्छा लैपटॉप वो कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और लैपटॉप्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आपको 50,000 की रेंज में भी लैपटॉप मिल जाता है, आपको 2 लाख की रेंज में भी लैपटॉप मिल जाता है, लेकिन आपके लिए कौन सा सूटेबल है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए जो है हम जो है पूरे पाकिस्तान में जो है वो हम काम कर रहे हैं। ओके, तो एक आम जो मैं समझती हूँ शहरी है या बच्चा है, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। वो किस तरह से लैपटॉप के बारे में जाने के क्या बुनियादी चीज़ों का होना ज़रूरी है, किस तरह से उसको, डेफिनेटली सी बात है उसको तो बिल्कुल समझ नहीं होती। देखिए जी, जो एक जिस तरह कोई भी एक आम स्टूडेंट है उसको जो है वो ज़्यादा जानकारी नहीं होती, तो वो जाहिर सी बात है हम उनको कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। एक नॉर्मल जिस तरह एक एवरेज स्टूडेंट है उसके लिए 50,000 का एक लैपटॉप इनफ होता है जिसमें 8 GB रैम लगी हो, 256 GB SSD NVMe लगी हो। और दूसरा जो है, जिस तरह एक ग्राफिक डिजाइनर है जिसने एक प्रोफेशनल काम करना है, जो एडिटर है, उसके लिए जो है आपको एक ऑफ कोर्स उसमें ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप बड़ा जरूरी होता है। जो ऑफिस प्रोफेशनल लोग होते हैं उनके लिए एक जो है सुटेबल HP एलीट बुक जो है वो बहुत ज्यादा मतलब कि एक नॉर्मल एवरेज लैपटॉप होता है, एक अच्छा लैपटॉप होता है जिसमें उनका पावर पॉइंट का काम, प्रेजेंटेशंस का काम इजीली हो सकता है। ओके, सबसे अच्छा जो ब्रांड है लैपटॉप्स में वो कौन सा जाना जाता है? देखिए जी, ब्रांड्स की अगर हम बात करें तो उसमें आपको मोस्टली जो पाकिस्तान में ज्यादा चलने वाले ब्रांड्स हैं वो HP है, Lenovo है और डेल है। परफॉर्मेंस की अगर तीनों कंपैरिजन किया जाए तो उसमें आपको Lenovo थोड़ा सा अगर उसको रफ टफ यूज करें तो वो जो है आपका ज्यादा बेहतर साबित होता है, क्योंकि अगर आप इतनी ज्यादा केयर करने वाले नहीं हैं तो ऑफ कोर्स उसमें Lenovo जो है वो ज्यादा अच्छा साबित होता है। HP को देखा जाए तो जरा वो खूबसूरती में जो है वो थोड़ा सा बेहतर होता है बाकियों की निस्बत। और डेल में जो है अगर देखा जाए तो उसमें आपको जरा वर्क ड्यूरेबिलिटी और बैटरी की जो है ना वो ज्यादा मिल जाती है। बाकी हर इंसान का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है कि वो उसको कौन सा ब्रांड ज्यादा पसंद है, उसको कौन सा ब्रांड ज्यादा सूट करता है। अच्छा, रैम कितनी जरूरी है और तेज काम करने के लिए कितनी रैम का होना जरूरी है?
देखिए जी, ब्राउजिंग जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जिस तरह लोग अगर कोई ब्राउजिंग करता है, जिसने अगर वेबसाइट डेवलपमेंट करनी है या जिसने अपना कोई एप्स डेवलपमेंट करनी है, जो आईटी से रिलेटेड स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए ब्राउजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो उनके लिए रैम का होना ज्यादा जरूरी है। रैम के साथ साथ जो है प्रोसेसर भी इंपॉर्टेंट है। आजकल राइजन प्रोसेसर जो है उसका बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है। तो वो एक अच्छी चीज भी है। एक्चुअली जो है एक राइजन प्रोसेसर एक पुराना प्रोसेसर है, बट उसको उन्होंने डेवलप करके एक नया प्रोसेसर बनाया जो बहुत ज्यादा इंटेल प्रोसेसर, जो इंटेल i5 i7 होते हैं, उनसे बहुत ज्यादा अच्छी उसकी वर्किंग होती है। उसके साथ अगर आप एक ब्राउजिंग के लिए 16 GB रैम अगर आप लगवा लें तो आपका लैपटॉप जो है, बेशक आप 24 आवर्स भी उस पर काम करते रहेंगे तो उस पर जो है आपको मतलब कि आपको कभी भी तंग नहीं करेगा। अच्छा, ये चीजें कहाँ से एक आम शहरी चेक कर सकता है लैपटॉप खरीदते हुए, किस पे कितनी कौन सी रैम लगी हुई है, कहाँ से वो चेक करेगा? लेकिन जी इसमें आपकी सेटिंग्स होती हैं लैपटॉप के अंदर। जिस तरह हमारे पास लोग बाय करने के लिए आते हैं हफीज सेंटर से, तो उसमें जो है वो आपको हम सारा कुछ टेस्ट भी करवाते हैं। उसके अलावा लैपटॉप चेक करने के कुछ टेस्ट होते हैं, जिस तरह स्क्रीन टेस्ट होता है, उसके अलावा कीबोर्ड टेस्ट होता है, उसके अलावा आपका बोर्ड टेस्ट होता है। ठीक है, आपको डिफरेंट शेड्स में जो है वो स्क्रीन चेक करते हैं। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं जिससे आप लैपटॉप को चेक कर सकते हैं। उसके अलावा उसकी जो परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं, कुछ बैटरी हेल्थ जो है उसका टेस्ट होता है। उसके अलावा एक SSD NVMe का जो है वो टेस्ट होता है। इन कुछ टेस्ट करके आप चेक कर सकते हैं कि ऑफ कोर्स जो पहली बार इंसान अगर एक लैपटॉप ले रहा है तो उसको ये चीजें इतनी ज्यादा जल्दी समझ नहीं आती। तो इसीलिए हम हमारे पास जो आते हैं क्लाइंट्स आते हैं, हम उनको जो है वो बताते हैं कि यार आप किस तरह ये चीजें चेक कर सकते हैं। चलें जी, अरीब साहब आज बता रहे थे लैपटॉप ख़रीदते हुए किन चीज़ों का जो है आपको ध्यान रखना चाहिए, किन बातों पर जो है वो फोकस होना चाहिए आपका। अच्छी रैम होनी चाहिए, प्रोसेसर जो है और SSD के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके कुछ टेस्ट होते हैं लैपटॉप बाय करने के, स्क्रीन टेस्ट होता है, उसकी सेटिंग्स में जाके। और जैसे हम मोबाइल को लेते हैं, हम कोई भी गैजेट लेते हैं तो हम उसको चेक करते हैं। जब आप उसको बिल्कुल न्यू ले रहे होते हैं तो मोबाइल का तो ये होता है कि वो पिन पैक आ गया, उसमें पैक में आ गया, लेकिन लैपटॉप इट्स अ लिटिल डिफरेंट। लैपटॉप को जो है आप डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। जिस तरह इसमें बॉक्स पैक लैपटॉप होते हैं, ठीक है, उसमें उसके अलावा एक ओपन बॉक्स लैपटॉप होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस में आपको 3-4 टाइप्स के लैपटॉप्स आते हैं। बॉक्स पैक होता है, ओपन बॉक्स होता है, फिर उसके बाद आपका यूज लैपटॉप होता है जो प्री लव्ड भी जिसको कहते हैं। उसके अलावा आपका लैपटॉप जो है वो रिफर्ब लैपटॉप भी होता है। बॉक्स पैक लैपटॉप बिल्कुल वो होता है जो बाहर से मैन्युफैक्चर होके आया है, ठीक है, और वो पाकिस्तान में लोगों ने मंगवा लिया, उसको बॉक्स पैक कहते हैं। उसके अलावा जो ओपन बॉक्स होता है उसकी आपको 3 इयर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद लैपटॉप की इंटरनेशनल वारंटी होती है जो कंपनी देती है, लाइक डेल देती है, HP देती है, लिनोवो देती है। तो उसमें ये होता है कि जैसे वहां पे आप आया, ठीक है, उसके 1 साल बाद पाकिस्तान में आया तो वो ओपन बॉक्स जो है वो कहलाता है। उसके अलावा यूज लैपटॉप वो होते हैं जी 4 साल चला, 5 साल बाहर चला, UK चला, US चला, ठीक है, वो फिर पाकिस्तान में इंपोर्ट किया। जिस तरह हम करते हैं, हम यूज लैपटॉप्स में बेसिकली काम करते हैं। तो उसमें ये है कि उसकी हम लेकिन फिर लोकल वारंटी जो होती है वो होती है, उसको यूज लैपटॉप कहते हैं। अच्छा, रिफर्ब लैपटॉप ये होता है, इसमें जो है लोगों का जो है वो ज्यादा अवेयरनेस नहीं है यूज लैपटॉप्स में और रिफर्ब लैपटॉप में। रिफर्ब लैपटॉप ऐसे होता है कि वो बाहर से जो है पार्ट्स आते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर एक लैपटॉप कंप्लीट नहीं होता, वो लोग पार्ट्स मंगवा के यहाँ पे असेंबल करके वो सेल करते हैं, उसको जो है हम रिफर्ब लैपटॉप कहते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स होती हैं लैपटॉप्स में। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं, हमेशा न्यू लेना चाहिए और बिल्कुल कंपनी का लेना चाहिए, ब्रांड का? देखिए जी, मैं ये नहीं कहता कि आपको न्यू लैपटॉप लेना चाहिए। हाँ, अगर आपकी पॉकेट इतनी इजाजत देती है तो आप बेशक न्यू की तरफ चले जाएं, लेकिन आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जंगी मामलात हैं और 100 तरह के मसले मसाइल हैं, और एक स्टूडेंट जो है जिसने अभी कॉलेज स्टार्ट किया है, एक गाँव से आने वाला स्टूडेंट जो है वो न्यू लैपटॉप 2-3 लाख का अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो जाहिर सी बात है उसके लिए जो है वो यूज लैपटॉप जो है वो बेहतर रहता है, क्योंकि वो रिफर्ब लेंगे तो वो आपका थोड़े दिनों में चलेगा, 5, 10, 7, 15 दिन, ठीक है, और उसकी वारंटी क्लेम्स नहीं करते, ठीक है। दूसरा जो है आपका जो यूज लैपटॉप होता है उसकी एक प्रॉपर वारंटी होती है। हाँ, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है, अगर आप जिससे ले रहे हैं वो वेरीफाइड सेलर हो, ट्रस्टेड सेलर हो, आप उसका प्रोफाइल बिजनेस चेक करें, ठीक है, गूगल पे उसको प्रोफाइल चेक करें, उसके रिव्यूज चेक करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है।
तो फिर आप जो है वो यूज लैपटॉप आप बाय करें। अच्छा अरीब साहब, आपने अभी की ऑथेंटिक होना चाहिए सेलर जो है। अ लॉट ऑफ पीपल नो सेलिंग द कंप्यूटर्स एंड गैजेट्स, तो हमने देखा कि बहुत सारी वीडियोस आ रही होती हैं, रील्स आ रही होती हैं, और उसमें बड़े चीप उन्होंने रेट्स लगाए होते हैं लैपटॉप्स के, और बड़े डिफरेंट से उनके ब्रांड्स होते हैं, और वो कह रहे होते हैं हमसे आके लो, और लोग ले भी रहे होते हैं। तो वो क्या चक्कर होता है, इतने सस्ते लैपटॉप्स वो भी न्यू कैसे वो मिल रहे होते हैं? देखिए वो जो है वो कुछ हद तक वो स्कैम भी होता है, ठीक है। अच्छा। लोग जो है वो स्कैम आपसे पैसे मंगवा लेते हैं, ठीक है, आपको डिलीवरी नहीं देते। उसमें एक ट्रस्टेड ब्रांड जो होता है वो इस तरह की हरकतें नहीं करता। और दूसरी चीज ये है कि कोई लैपटॉप जो अच्छा लैपटॉप है वो मिनिमम भी आपको 40,000 से कम नहीं मिलता। उससे कम जो होती हैं वो क्रोम बुक्स आते हैं, उसपे सिर्फ आपका गूगल क्रोम चलता है, जो आप ऑनलाइन जो है चीजें चला सकते हैं। उसके अलावा उस पे आपकी विंडोज पूरी नहीं चलती, उस पे पूरे फंक्शन प्रॉपर नहीं चलते। वो आपको 10-15 हजार रुपए की क्रोम बुक मिल जाती है, जिसके वो उसको लैपटॉप का नाम देकर लोगों को जो है वो धोखा देते हैं, ठीक है। तो आप इन लोगों से बच के रहें, ठीक है, क्योंकि वो वन टाइम जो है वो कहते हैं जी हमारी बस वो सेल हो जाए, आज की हमारा जो है खर्चा पानी निकल आए, कल की कल देखेंगे। लेकिन एक वेरीफाइड ब्रांड, ट्रस्टेड ब्रांड जो है वो इस तरह की काम नहीं करता, जिसपे ऑफिशियल ऑनलाइन मौजूद हो जो ब्रांड, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका उसकी फिजिकल स्टोर हो, उसकी बिजनेस प्रोफाइल हो, तो आप उनसे लें जो प्रॉपर बैठ के मार्केट में काम कर रहे हैं, जो अपने कस्टमर्स को वैल्यू देते हैं, तो प्रॉपर जो है वो गाइड करते हैं, कंसल्ट करते हैं। क्योंकि देखिए आप जो लेने आ रही हैं आपको लैपटॉप का नहीं पता, ठीक है। वो जो हम काम कर रहे हैं उनको पता होता है। जैसे कहते हैं जिसका काम उसी को साजे, तो आप उनसे ही लें जो इस चीज का काम करते हैं, ठीक है। और दूसरे तीसरे बंदे से कंसल्टेंसी लेने का जो है ना वो नुकसान ही होता है। बिल्कुल। अच्छा आपने बात की कि हमेशा ब्रांड्स लें, अच्छे लें। आपने HP बात की, डेल बात की, लेनोवो, एप्पल के लैपटॉप्स क्यों इतने एक्सपेंसिव हैं, और उसकी आपने बात क्यों नहीं की? देखिए एप्पल को जो है जाहिर सी बात है वो एक अलग उसका सिस्टम अलग है। जैसे आईफोन्स में OS अलग सिस्टम है, इस तरह एप्पल का जो है वो OS अलग सिस्टम है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई शक वाली बात नहीं है। एप्पल के लैपटॉप्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, बट उसमें ये चीज है कि वही बात में एक चीज आती है कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। एप्पल में एक्चुअली एक चीज ये भी है कि अब 2018-2020 का जो एप्पल आ रहा है उसमें अपडेट सब खत्म हो गई हैं, ठीक है। वो आपका अगर आप 2018 या 2020 मॉडल का एप्पल बाय करते हैं आपका वो 1 से 2 साल बाद आगे यूजलेस है, ठीक है। वो आपको दोबारा से अपग्रेड करना जो है। वो विंडोज के लैपटॉप जो है वो एप्पल से बेहतर होते हैं। हाँ, अगर आप जिस तरह आईफोन्स को अपग्रेड करते हैं हर 2 साल बाद 3 साल बाद, अगर आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, आपकी पॉकेट इजाजत देती है, तो व्हाई नॉट आप एप्पल भी बाय कर सकते हैं। सो दैट्स द थिंग के विंडोज लैपटॉप ज्यादा प्रेफरेबल है, उनका यूजेज ज्यादा है देन एप्पल। अच्छा अरीब साहब, आप कहाँ पे होते हैं और कहाँ पे काम कर रहे हैं लैपटॉप्स का? देखिए जी, हम ओवरऑल पाकिस्तान में जो है हम काम कर रहे हैं, ठीक है। हम बल्क में काम करते हैं, हम इंपोर्टर हैं खुद, ठीक है। और हम पूरे पाकिस्तान में जो है वो लैपटॉप्स की शॉपकीपर्स को सप्लाई देते हैं। हमारा जो फिजिकल स्टोर है वो इधर हफीज सेंटर में भी है, IT टावर में हमारा वेयर हाउस है। हफीज सेंटर में हम ASK एंटरप्राइजेस के नाम से इस्लामाबाद में ये हफीज सेंटर, सॉरी इस्लामाबाद जो है वो कमिंग सून, बहुत जल्द हमारी लॉन्च होने वाली है। अभी हम लाहौर में हमारा स्टोर है, वेयर हाउस हमारा IT चले जी, वेयर हाउस है। चलिए, थैंक यू सो मच अरीब साहब, आपने ज्वाइन किया। और आई विश के ये जो हमारी यूथ देख रही है उसको थोड़ा बहुत इससे नॉलेज आया हो और उसके लिए हेल्पफुल हो, इन्फॉर्मेटिव हो, क्योंकि हमारा पर्पज़ यही था कि आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ लेकर आएँ। थैंक्स अगेन अरीब साहब। इसके साथ ही जी हमारे शो का टाइम ख़त्म होता है। बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।